औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। चलें जी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि a car weighing 9800 न्यूटन is moving with the speed of 40 किलोमीटर per hour. On the applications of brake, it come to a rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. एक कार है जिसका वजन 9800 न्यूटन का है और वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे और वो ब्रेक अप्लाई करती है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुक जाती है 50 मीटर का फासला तय कर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताएं कि वो जो रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है, वो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। चलिए पिक्चर डायग्राम के जरिए से समझते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कार जो पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी कि पॉइंट ए पर इस कार ने ब्रेक लगाई थी जिसका वज़न तकरीबन 9800 न्यूटन था। ब्रेक लगाई थी और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब ब्रेक लगाने से लेकर ए पॉइंट से लेकर जो इसका बी पॉइंट है यहाँ तक इसने 50 मीटर का फासला तय किया है और यकीनन ये इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो ब्रेक लगाने यानी जो ब्रेक लगाई गई है ये हमें पता करनी है, ये फोर्स कितनी फोर्स लगेगी इसको रोकने के लिए, वो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो चलें जी हम इसे सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन है उसमें वेट ऑफ कार है 9800 न्यूटन। उसके अलावा जो इनिशियल स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। हमने इसे जो है वो चेंज करना था। तो 40 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए और डिवाइड करवा देंगे 3600, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600 होता है। मीन ये आर में था, मुझे मिनट्स में चेंज करना था, सेकंड्स में चेंज करना था, तो इसलिए हमने इसे डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास 11.1 आता है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो हमारे पास 50 मीटर था और जो रिटार्डिंग फोर्स थी वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। क्वेश्चन के अंदर मुझे मास भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम सिर्फ इतनी बात जो चीज़ें जानते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो मुझे पता है कि वेट बराबर किसके होता है, mg के बराबर। और अगर मैं मास यहाँ ले आता हूँ तो वेट डिवाइड हो जाता है ग्रेविटी से। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, वेट हमारे पास मौजूद था 9800 डिवाइड करवा देते हैं ग्रेविटी से, 9.8 होती है, डिवाइड करवा देते हैं तो डिवाइड होने पर हमारे पास 1000 kg मास आ जाता है। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि मुझे ये फोर्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा, तब जाकर मेरे पास रिटार्डिंग फोर्स आएगी। तो मेरे पास मास तो है, अब एक्सेलरेशन मुझे चाहिए होगा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने न्यूटन्स लॉ यूज़ किया और न्यूटन लॉ में मीन टू मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर होता है। तो मैंने एक्सेलरेशन साइड पे डिस्टेंस हमें पता था, डिस्टेंस जो है इसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी, इनिशियल वेलोसिटी 11.1 है। कैलकुलेशन के बाद मेरे पास जो मेरा डेटा आता है 50 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 हो जाएगा 2 से। उसके बाद हमारे पास ये 11.1 को अगर स्क्वायर 2 टाइम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास आंसर एक्सेलरेशन का माइनस में आएगा। और अगर हम क्वेश्चंस के अंदर नोट करें तो क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर आंसर जो है वो प्लस में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से रिटार्डिंग फोर्स है या फिर रिकॉलिंग है, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमारे आंसर्स माइनस में ही आएंगे। और वो माइनस में आने की मेन वजह यह है कि जी जब कैलकुलेशन करेंगे तो यकीनन ये चीज़ माइनस में ही बनेगी।
अगर देखते हैं एक्सेलरेशन जो मेरे पास आ चुका है, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, मुझे एक्सेलरेशन और मास दोनों चाहिए था और दोनों मिल चुका। मास ये रहा, एक्सेलरेशन ये रहा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ एक्सेलरेशन से, मेरे पास आंसर आ जाता है फोर्स का, कि एक कार जो कि 9800 न्यूटन की है, उसे मुझे रोकने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो 1232.1 न्यूटन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। A helicopter weight 3,920 Newton. Calculate the force on it if is ascending up at the rate of a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन है, जो इस पर वो है असेंडिंग अप हो रहा है। एक तो ये हो, हमें कैलकुलेट करना है। जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ टर्म इस्तेमाल की गई है कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब है कि उसमें किसी किस्म की मजीद एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं होगी, स्पीड अपने आप में कांस्टेंट है। हमने पढ़ा भी होगा और वो है कि चेंज इन स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन होता है। जब स्पीड में चेंज ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेशन भी वहाँ पर ज़ीरो है। तो ये यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक लॉजिक है जिसे समझना बड़ा ज़रूरी है। चलिए इसे थोड़ा सा दो हिस्सों में डायग्राम में समझना होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन के ए पार्ट की तरफ देखें तो ए पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि मूविंग अप हो रहा है और यकीनन इसका वेट है जो कि डाउन की तरफ लग रहा है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब भी हेलीकॉप्टर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अप होता है तो जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है वो उसके वेट को संभालने के लिए अप्लाई हो रही होती है कि उसको बैलेंस करना है। दूसरी फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है दो हिस्सों में होती है। एक तो वेट का हो गया कि जी उसके वेट को बैलेंस रखना है, और जब मज़ीद उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो तभी वो वेट वाली चीज़ अप होना शुरू हो जाती है। तो एक कंडीशन तो ये बन रही है, और दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, जो हमारे पास ए तो ये था और दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि दूसरी कंडीशन में जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसके अंदर सिर्फ उसका वेट ही है। चूँकि उसमें फोर्स जो है यानी कि फोर्स को बैलेंस ही करना है, और यहाँ पर जो फ़ोर्स है वो इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो रही क्योंकि हमारे पास जो इधर हमें जो स्पीड दी गई है वो 4 मीटर पर सेकंड की दी गई है और वो कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट के अंदर एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके वेट को ही बैलेंस करने का इस फ़ोर्स पर ज़िम्मेदारी है। बाकी और तो कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 लॉजिक्स आपके सामने आएँगी, तो हमने इसे सामने रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलें जी, आगे अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। जैसा कि डेटा में मौजूद था, वेट है 3920 न्यूटन, और जो नेट फोर्स हमें ए में फ़ाइंड करनी है, नेट फोर्स हमें फ़ाइंड करनी है। यहाँ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था, और बी केस के अंदर हमें नेट फोर्स भी फ़ाइंड करनी है। यहाँ हमें वेलोसिटी दी हुई है, इट्स मीन एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब नेट फोर्स बराबर हमने वेट के बैलेंस जो कि खुद हेलीकॉप्टर का था वो प्लस होता है फोर्स जो मज़ीद उस पर अप्लाई हो रही होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए, ऊपर ऊंचा और मज़ीद उड़ाने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि फोर्स बराबर जो होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। वेट हम लोगों ने प्लस कर दिया, मास जो है वो हमारे पास 400 था, मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास 800 आ जाता है, और प्लस करते हैं तो हमारे पास हमारा जो फोर्स नेट फोर्स आता है वो नेट फोर्स आता है 4720 न्यूटन। सेकंड जो बी पार्ट था, सेकंड बी पार्ट के अंदर हमने ऊपर भी समझा कि वहाँ पर किसी भी किस्म का वही फोर्स अप्लाई होगा हेलीकॉप्टर को जो बैलेंस कर रहा है, उसके अलावा किसी और किस्म का दूसरा कोई फ़ोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो इसका वेट है वही बेसिकली नेट फ़ोर्स है। तो मीन मेरे पास जो पार्ट ए है उसका आंसर ये है, और पार्ट बी जो उसका आंसर जो है वो 3920 न्यूटन है, जो कि ख़ुद अपने हेलीकॉप्टर का ही वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि a 100 ग्राम bullet is fired from a 10 kg gun with a speed of 100 meter second. What is the speed of recoil of the gun? देखिए जी, रिकॉल ऑफ द गन की बात आती है तो इट्स मीन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जिक्र तो होगा ही, क्योंकि रीज़न ये है कि जी रिकॉलिंग बेसिकली जो है वो एक्शन के रिएक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 100 ग्राम की एक बुलेट है और उसे 10 किलोग्राम की गन से फायर किया जा रहा है और जो उसकी स्पीड है बुलेट की वो है 100 मीटर पर सेकंड की। तो इसने उसका रिकॉलिंग की बात की है। ज़रा डायग्राम से समझते हैं क्या बात हो रही है। स्टूडेंट्स, हमारे पास डायग्राम के ज़रिए अगर इस बात को इस तरह से समझा जाए कि जब कोई भी फायर हो रहा होता है, इस एक्शन पे दो मासेस आपस में जब टकराते हैं तो हमारा जो गन है वो पीछे की तरफ अप रिकॉलिंग करेगा। तो वो जो रिकॉलिंग करेगा बेसिकली मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन में वो हमसे पूछा गया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास मास 1 था 10 केजी, मास 2 जो है हमारे पास 100 ग्राम है और ये जो मास 1 है हमारे पास गन का था, मास 2 हमारे पास बुलेट का है। दोनों को आपस में हम डिवाइड करते हैं, ग्राम को भी हम किलो में ही चेंज करेंगे और डिवाइड करवा देंगे 1000 से जो 0.1 केजी का है। इनिशियल स्पीड दोनों की जो है वो ज़ीरो थी, मीन गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी किसकी है, ये फाइनल वेलोसिटी बुलेट की है। तो हमें गन की फाइनल वेलोसिटी पता करनी है जो रिकॉलिंग बनाती है, जो झटका देती है, यानी कि बैक थ्रस्ट पैदा कर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके तहत मैंने उसका फार्मूला उतार दिया है और फार्मूले में हमारे पास मास वेलोसिटी प्लस मास वेलोसिटी इनिशियल दोनों और इसी तरह से मास के साथ फाइनल दोनों वेलोसिटीज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। डेटा पुट करते हैं, हमारे पास जो गिवन है तो हमारे मास मेरे पास 10 था, वेलोसिटीज़ दोनों की हमारे पास 0 थी। इधर का मास हमारे पास 0.1 था जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ये मास 2 है जो कि बुलेट का मास है और इसी तरह से हमारे पास जो मास 1 है और मास 2 को दोबारा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी से। मुझे ये मास नहीं मालूम था जो मुझे कैलकुलेट करना है, मीन गन का मास, सॉरी गन की वेलोसिटी नहीं मालूम थी। जो रिकॉलिंग वेलोसिटी है ये बेसिकली प्राइम होता है, मगर चूंकि मैंने आसानी के लिए इस तरह से फार्मूले को मॉडिफाई किया ताकि समझने में आसानी हो सके। और फिर इनको कैलकुलेट करवाने पर ज़ीरो से कोई भी चीज़ कैलकुलेट होती है तो आंसर ज़ीरो ही आता है और प्लस करवा दिए तो आंसर ज़ीरो ही है हमारे पास। और यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर ज़ीरो होता है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये प्लस है। जब इधर आंसर ज़ीरो आता है तो पहले तो हम इससे यहाँ पर प्लस है तो जगह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और चूंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए है किसकी, रिकॉलिंग की, मैं साइड चेंज करूँगा तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। नीचे से ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, पीछे मेरे पास माइनस का 10 बच जाता है। तो मेरे पास जो रिकॉलिंग है, जो गन का मेरे पास एक बैक थ्रस्ट है, वो मेरे पास आ रहा है -10 मीटर पर सेकंड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन इसी जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ मशीन गन फायर 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and had a speed of a 15 meter per second. Find the necessary force to hold the gun in a position. क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें रिकॉलिंग हम लोगों ने कैलकुलेट की थी कि कितना रिकॉल हुआ। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये बात बताई गई है कि अगर वो इस तरह की गन है जो कि 10 बुलेट्स जो है पर सेकंड फायर कर रहा है और जो उसकी स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है और बुलेट्स के जो वेट हैं वो 20 ग्राम के हैं, तो यकीन उसके लिए ठीक ठाक फोर्स चाहिए। और वो कह रहे हैं कि वो फोर्स कितनी होगी, कितना ताकतवर बंदा या फिर कितनी ताकतवर चीज़ उसके साथ इंगेज करनी होगी जो कि उसको होल्ड करके रखे
ऐसा ना हो कि वो गन ही अनबैलेंस हो जाए और टारगेट जहाँ जो अचीव करना है वही टारगेट फिट ना सके। तो क्वेश्चन जी सॉल्व करते हैं डेटा के थ्रू। हमारे पास गिवन डेटा था। गिवन डेटा में जो हमारे पास नंबर ऑफ बुलेट्स थे वो हमारे पास 10 थे। टाइम जो है वो 1 सेकंड में ये 10 बुलेट्स फायर हो रहे हैं। मास ऑफ द बुलेट्स जो है वो हमारे पास कितना है, मास ऑफ द बुलेट्स हमारे पास 20 ग्राम था और हमें इसको किलो में चेंज करना होता है। मैंने 1000 से डिवाइड करवा दिया तो मेरे पास आ गया 0.02 ग्राम। स्पीड ऑफ द बुलेट्स जो है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट्स हमारे पास 0 थी। और होल्डिंग फोर्स जो हम हमारी उस पर ताकत लगेगी वो हमें फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू फोर्स डेफिनेशन चेंज इन पी डिवाइड बाई टी है। चेंज इन पी से यहाँ पे मुराद जो उसका पोटेंशियल था, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास चेंज इन पी जो लिया गया है वो हमारे पास है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। तो क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं आगे। फोर्स फॉर मास बुलेट का अगर हम मास पता चले करें कि जी जितनी भी बुलेट्स फायर की गई हैं उनका टोटल वज़न कितना है, क्योंकि वो एक सेकंड पे पड़ने वाला एक मीन एक वेट है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ दी बुलेट्स और मासेस जो उसके अपने थे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 0.2 केजी बनता है। और इसके अलावा जो ये मासेस आ गए, ये मासेस मैंने उसमें मीन अपनी जो इक्वेशन 1 बनी थी उसमें पुट किया। इक्वेशन 1 बेसिकली यही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो बराबर थी फाइनल का और इनिशियल का। इसमें डिवाइड करवा देते हैं, प्लस करवा माइनस करवा देते हैं और टाइम को आपस में डिवाइड करवा देते हैं। सिंपल वैल्यू पुट की। फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 1500 थी, मास हमारे पास 0.5 था। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो इधर का तो आंसर 0 हो गया। इसको जब कैलकुलेट करवाया तो इधर हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है हमारे पास 300 न्यूटन। यानी कि हमें उस गन को होल्ड करने के लिए जो फोर्स चाहिए है वो हमारे पास 300 न्यूटन की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 4 तक सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।